सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सीरीज आता है पवन सीरीज, उसके सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पे सही सही उत्तर बिल्कुल मिल रहा है और आसान भाषा में ऐसा एक्सप्लेन मैं आपको यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि आपको कुछ भी चीजें जो है वह रटने की नहीं जरूरत पड़ेगी और जो चीजें हैं वह आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी और परीक्षा में आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जा रही है और परीक्षा में जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपने देखिए राजन सीरीज में कंप्लीट करा चुका हूं, पवन सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इतना अगर डेली आप जितना आपके पास समय बचा है डेली अगर आप करोगे तो 25 में 25 स्कोर करके आओगे। ठीक है, 1 घंटे का समय होता है, बहुत ही कम समय आपके पास रहता है, तो प्रैक्टिस जरूरी है, डेली प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने स्टार्ट किया था। बहुविकल्पी प्रश्नों में 2 पार्ट में मैंने प्रश्न संख्या 54 तक करा दिया है। ठीक, और यहाँ पे ये पार्ट 3 है आपका। पार्ट 3 में हम लोग प्रश्न संख्या 55 से देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका नया पवन सीरीज है 2024 संस्करण का, इसी के प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो विषय आपको पढ़ना है उस विषय के सामने के लिंक को आप क्लिक करेंगे और लिंक को क्लिक करने के बाद आपको उस विषय का सभी क्लासेस देखने को मिल जाएगा। ठीक, और उतने ही वीडियो में आप सभी पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कर पाओगे। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 55 है। दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती है संगत बारंबारता के, संगत संचयी बारंबारता के, दंड की चौथाई के, संगत बारंबारता के वर्गमूल के। अब कोई भी इस तरीके से देखिए किसी भी आंकड़े में इधर आंकड़े दर्शाए जाते हैं, ठीक है, और इधर उनकी बारंबारता। ठीक, और जितनी अधिक बारंबारता रहेगी उतनी ही अधिक दंड आरेख या बार ग्राफ जिसे बोलते हैं उसकी ऊंचाई जो है उतनी अधिक रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके दंड आरेख होते हैं, इस तरीके से बनते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस आंकड़े का जैसे 2, 4, 6, 8 जितना अधिक इसकी बारंबारता होगी उतनी ही अधिक इसकी लंबाई होगी। ठीक है, ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं इसकी जो लंबाई है वह किस पे निर्भर कर रही है, वह बारंबारता पे, संगत बारंबारता की, मतलब उस आंकड़े की बारंबारता कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ सही हो जाएगा। संगत संचयी बारंबारता से देखिए यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होता। संचयी बारंबारता आप बस माध्यिका निकालते समय देखते हैं संचयी बारंबारता। और दंड आरेख दंड की चौथाई की ये भी गलत है और संगत बारंबारता के वर्गमूल के, तो ये भी सब फालतू बातें हैं, बस ये सीधा सीधा रिलेशन होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 56 है। निम्नांकित व्यंजकों में से विजातीय व्यंजक है। विजातीय का मतलब क्या है? विजातीय का मतलब होता है ऐसे व्यंजक जो आपस में जुड़ और घट नहीं सकते हैं, ऐसे ही व्यंजक कहलाते हैं विजातीय। तो यहाँ पे देखिए 3x में आप 3x जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसका जो ये जो चर पार्ट है वह जो उसकी घात जो है समान है। यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है और इसके अलावा कोई वेरिएबल और नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा होता 3xy और यहाँ पे लिखा होता 3x, तो ये आपस में नहीं जुड़ते। तो इसको क्या ये दोनों आपस में सजाती हैं, तो ये हो जाएगा, ये आपको क्या देना है, आपको विजातीय व्यंजक। तो विजातीय हमको चाहिए, यह सजाती है, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी सजाती है। और ये देखिए z और z स्क्वायर ये आपस में जुड़ और घट नहीं सकते हैं क्योंकि अलग अलग घात हैं, तो ये विजातीय हो जाएंगे। यही ऑप्शन 7 जो हो जाएगा आपका, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। विजातीय सजाती तो आप समझ ही रहे हैं, आप व्यंजकों का जोड़ घटाना करते ही हैं, इतना तो आपने पढ़ा ही है।
इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 57 है, 6 और p का योगफल है, 6 प्लस p का योगफल क्या होगा। अब 6 में p जुड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों विजाती हैं, यहाँ p की घात 0 है समझ सकते हैं, यहाँ p की घात 1 है, तो ऐसे ही रहेगा 6 धन p ही लिखा रहेगा, जो कि ऑप्शन बा में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 धन p। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 58 है, निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदीय व्यंजक है, ऐसा कौन सा व्यंजक है जिसमें दो पद हैं। यहाँ पे देखिए 17y स्क्वायर, 17y के पावर 5 सॉरी, तो यहाँ पे अब देखिए 17 का गुणा y के घाते 5 हो रहा है, तो ये पूरा एक ही पद है, कोई दो अलग अलग पद इसमें नहीं है। दो पद कब होते, जब अलग से कोई पद जुड़ रहा होता, घट रहा होता, ठीक है। तो केवल जो है पद जो होते हैं सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस से। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप 2xy लिखा है, तो 2 गुणे x गुणे y है, ये एक पद हो गया, फिर धन x लिखा है, तो ये एक पद हो गया, धन के बाद ये दूसरा पद हो गया। और यहाँ सा में देखेंगे तो x धन y धन p है, यहाँ पे 3 पद है, ठीक है। 2 बार जोड़ का निशान आ रहा है, x एक पद है, धन y एक पद है, धन p अलग से, फिर ये p तीसरा पद है, तो यहाँ 3 पद है, यहाँ 2 पद हैं और यहाँ एक ही पद है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, द्विपदीय, द्विपदीय मतलब जिसमें 2 पद हो, जिसमें 2 पद हो, तो 2 पद कहाँ है, ऑप्शन बा में है 2xy प्लस x, ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, देखिए प्रश्न क्या 59 है, तीनों असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। तीनों असमान भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, अगर तीनों भुजाएं जो हैं वह असमान है, मतलब बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, ऐसे त्रिभुज को कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम का मतलब क्या हो, जो बराबर ना हो, और बाहु मतलब भुजाएं, और त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज, ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या 60 है, तीनों समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। विषम बाहु तो आपने देख ही लिया, जिसकी जो तीनों भुजाएं जो है बराबर ना हो, सम द्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, और सम बाहु अगर बिल्कुल सिंपल देखिए लिखा है सम बाहु, मतलब कि तीनों भुजाएं जो हैं जिस त्रिभुज की बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और उसके सभी कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं, 60 अंश के होते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो सभी के आमने सामने के कोण जो हैं वह बराबर होंगे। और इसका आपको क्षेत्रफल, इसका एरिया आप लोग कमेंट करिए, इसका एरिया क्या होता है, इसके एरिया पे आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। तो इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है ये आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सा, तीनों भुजाएं समान हैं, तो इसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। और कमेंट करके बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 61 है, 2 समान भुजा वाले त्रिभुज को कहते हैं। 2 समान भुजा, अब देखिए आ गया 2 समान भुजा, तो द्वि आएगा, द्वि शब्द आएगा, ठीक है। तो सम द्विबाहु, देखिए द्वि शब्द आ रहा है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, सीधे सीधे आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा सम द्विबाहु त्रिभुज। 2 समान भुजाएं वाले त्रिभुज को सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 62 है, प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा हो, जो 90 अंश से छोटा हो, ऐसे कोण को क्या कहेंगे, ऐसे कोण को न्यून कोण कहेंगे। और ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को न्यून कोण, जिसमें हर एक कोण जो होता है वह 90 अंश से छोटा होता है, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में 2 कोणों का योग होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज होगा सोचिए। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं, समकोण मतलब एक कोण 90 अंश का है, तो एक कोण 90 अंश का है, तो ऐसे ये बना लीजिए, ये आपका 90 अंश हो गया।
उसके बाद जो दोनों भुजाएं हैं उसकी लंबाई जो है समान है, मतलब आधार और लंब, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और 90 अंश समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह भुजा सबसे बड़ी होती है। तो अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा जो होगी वह ए होगी, ठीक है, क्योंकि ये भुजा तो छोड़ दीजिए 90 अंश के सामने वाली, क्योंकि ये कर्ण है सबसे बड़ी होगी, और बाकी जो दो भुजाएं बची उसे आपको कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, और ये कोण 90 अंश का है, और ये कोण अगर आप थीटा मानते हैं तो ये भी कोण थीटा होगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं जब बराबर हैं तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, और ये देखिए 90 धन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 अंश के, और 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश, यानी कि बाकी जो दोनों कोण हैं वह 90 अंश के होंगे, और थीटा 2 को उधर ले जाएंगे तो 45 अंश, ये भी आपको मान मिल जाएगा कि दोनों कोण जो होंगे वह 45 अंश के होंगे। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है भाई, देखिए त्रिभुज में दो कोणों का योग होगा, किन्हीं दो कोणों का। जब आपको एक कोण बता दिया, त्रिभुज के बारे में बता दिया कि समकोण त्रिभुज है, मतलब एक कोण 90 अंश का है, तो बाकी दोनों कोण क्या होंगे 180 माइनस 90, यानी कि बाकी जो दोनों कोण होंगे उनका योग जो होगा वह 90 अंश का होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होगा, तो जो समकोण त्रिभुज बोल दिया तो एक कोण तो 90 अंश हो गया, तो बाकी दो बचे हुए कोणों की ही बात हो रही है, ठीक है, बाकी ये जो दो कोण बचे हैं उनकी बात हो रही है, तो इनका योग कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180 अंश, 90 घटा दीजिए तो इन दोनों का योग 90 अंश होगा। ऑप्शन 7 हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सही उत्तर अपना कमेंट करते रहिए। यहाँ पे ऐसे प्रश्न है कि आप तुरंत ही उत्तर दे पा रहे होंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आयत का प्रत्येक कोण होता है, अब आयत रेक्टेंगल आपको पता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आ यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, तो वर्ग आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की जो प्रत्येक भुजा होती है वह बराबर होती है, और इसका भी प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है, और भुजा अगर ए है तो विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है विकर्ण ये, ठीक। तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा जो होती है, एक भुजा अगर ए है तो बाकी तीन भुजाएं भी ए होती हैं, तो प्रत्येक भुजा जो है वह बराबर होती है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। बहुत ही आसान प्रश्न, बेसिक मैथ्स जिसने आपने पढ़ा है वह कर पाओगे। अब देखिए ये प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 66, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण a√2 हो। वर्ग की सभी भुजाएं अभी मैंने आपको बताया कि बराबर होती हैं, और वर्ग का जो विकर्ण होता है, अगर ये a है, ये a है, ये 90 अंश है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लोगे, इसका मान a√2 होता है। इस विकर्ण की जो लंबाई हो जाती है, यह लंबाई जो हो जाती है, BD की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, a√2 होगी, ठीक। a√2 की वैल्यू आपको दिया है 5√2, विकर्ण की वैल्यू a√2। अब देखिए √2 को इधर भेजेंगे तो √2 कट जाएगा, a का मान जो आ जाएगा वह 5 आ जाएगा, a का मान 5 आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, स्मॉल a, भुजा का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर हो रहा है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में उत्तर आएगा। यहाँ देखिए वर्ग सेंटीमीटर लिखा है तो इसी को 25 वर्ग सेंटीमीटर भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ स्क्वायर ना लगा करके यहाँ वर्ग लिख देते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बा हो जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। समझ गए आप। ये देखिए मैं आपको बता ही रहा था कि अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया इसी विकर्ण पे बेस्ड, ठीक। प्रश्न संख्या 67 है, एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो
क्या अधिक कोण मतलब कि ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो। दो समकोण मतलब 90 अंश का कोण, और ये 90 अंश से बड़ा कोण होता है। और न्यून कोण ये 90 अंश से छोटा कोण होता है। तो 60 अंश से छोटा कोण ये भी 90 अंश से छोटा कोण हुआ। अब देखिए इसको, एक त्रिभुज में हो सकते हैं, दो अधिक कोण तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप समझिए कि 90 अंश से दो, मान लेते हैं 100 अंश के दो कोण हो गए, तो 120 200 अंश तो यही हो गया। हमारा तीनों कोणों का योग जो होना चाहिए वह 180 अंश के बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब दो कोण अगर अधिक कोण हो जाएंगे तब तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। ठीक, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन आ। दो समकोण, अगर दो समकोण हो गए तो आप समझिए त्रिभुज कैसे पॉसिबल है। एक समकोण ये हुआ, एक समकोण और आप बनाने जाएंगे तो ये भी रेखा जो है वह सीधी निकल जाएगी। ठीक, दोनों का, इन्हीं दोनों कोणों का योग 90 90 180 अंश हो जाएगा, और तीसरे कोण की तो जगह ही नहीं है, तो इस तरीके ये भी पॉसिबल नहीं है। और दो न्यून कोण बिल्कुल हो सकते हैं। दो न्यून कोण त्रिभुज में, दो न्यून कोण अगर हम देखें तो त्रिभुज में दो न्यून कोण बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लें, जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों जो कोण होते हैं 60-60 अंश के होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि दो कोण न्यून कोण है, बिल्कुल है, तो ये आपका अभी तक जो है वह सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 60 अंश से छोटा कोण, 60 अंश से आप बनाइए किसी त्रिभुज में दो कोण जो हैं वह 60 अंश से छोटे आप बनाइए, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। दो कोण जो हैं वह 60 अंश से छोटे, इस कोण को बड़ा कर दीजिए, बाकी दो कोण 60 अंश से छोटे रख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी ऑप्शन जो है आपका सही हो रहा है। यहाँ पे इनको लिखना था, यहाँ पे तीनों, अगर ये तीनों लिख देते हैं, तीनों 60 अंश से छोटा कोण, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर तीनों 60 अंश से छोटा कर देंगे तो योग जो हो जाएगा 180 से कम आने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन जो है वह आप, सेफ ऑप्शन जो है यही है आपका, जो न्यून कोण वाले हैं। दो जो है न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 68 है, एक अर्धवृत्त में बना कोण होता है। एक अर्धवृत्त में, एक देखिए ये वृत्त है, वृत्त में अर्धवृत्त क्या हो गया, अब इसी वृत्त का आधा कर दीजिए, मतलब एक व्यास खींच दीजिए इसके ओ केंद्र से होते हुए। ठीक, तो अब ये देखिए वृत्त जो है वो दो पार्ट में बट गया। अब इसी व्यास के द्वारा परिधि पे कहीं भी आप कोण बनाते हैं, कहीं भी आप कोण बनाएंगे तो ये कोण जो होगा, चाहे उधर ऊपर बनाइए, चाहे नीचे बनाइए, चाहे यहां नीचे एक बार और बना लीजिए। ठीक, बस इसी जीवा के द्वारा ये सब जो आंतरिक कोण हैं, ये कोण जो हैं, ये सभी कोण जो होते हैं अर्धवृत्त में बने कोण कहलाते हैं, और इन सभी का मान जो होता है वह 90 अंश होता है। व्यास के द्वारा, व्यास देखिए ए और बी जो है, ए ओ बी यह आपकी व्यास है, और इसी के द्वारा ए और बी बिंदु को परिधि पे किसी पी बिंदु पे, किसी क्यू बिंदु पे, किसी एक्स बिंदु पे मिलाने पे आप देख पा रहे हैं कि ये कोण बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये कोण कहलाते हैं अर्धवृत्त में बने कोण, और ये समकोण होते हैं, यानी कि इनका जो मान होता है वह 90 अंश का होता है। कहीं 90 अंश लिखा मिला रहेगा, कहीं आपको समकोण लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो समकोण का मतलब भी होता है 90 अंश। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 69 है, किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग होता है। एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक समकोण का मतलब क्या हो गया 90 अंश, दो समकोण का मतलब क्या हो गया 180 अंश, तीन समकोण का मतलब क्या हो गया 270 अंश, और
किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 अंश के बराबर, यानी कि दो समकोण। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग दो समकोण होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, 8365 में 3 का स्थानीय मान होगा। अब 3 किस स्थान पे है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, ये सैकड़े के स्थान पे है तो 3 में 100 से गुणा हो जाएगा और मान कितना आ जाएगा? 300। जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है उस संख्या को लिखेंगे और उसमें गुणा करेंगे उसके स्थान के मान पे। अगर इकाई पे संख्या आ रही है तो 1 से गुणा होगा, दहाई पे तो 10 से, सैकड़े पे तो 100 से, इसी तरीके से हजारवें स्थान पे तो 1000 से, और 10,000वें स्थान पे आएगा तो 10,000 से। तो इस तरीके से इसका जो मान आ गया 3 का स्थानीय मान 300 आ गया। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? 2017 में पूछा प्रश्न है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। जैसे ये भिन्न है 1/3, अगर 1/3 का व्युत्क्रम पूछा तो 3/1 लिख दीजिए। ठीक है, यही कहीं पे a/b लिखा है तो b/a लिख दीजिए, यही होता है व्युत्क्रम का मतलब। तो कौन सा जोड़ा व्युत्क्रम है? देखिए 1/3 लिखा है तो 3/1 लिखा होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। 1/5 तो 5/1 होना चाहिए था, 5/10 लिखा है। ये देखिए 5/6 है और 6/5 लिखा हुआ, तो बिल्कुल ये सही है, व्युत्क्रम है। और ये 4/8 तो 8/4 होना चाहिए था, और यहाँ पे 1/2 ही लिख दिया है। ठीक, तो इस तरीके से 2/1 भी लिखा होता तो भी यहाँ पे ये सही हो जाता। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सा जो हो जाएगा केवल यही सही है। 5/6 और 6/5 ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, उल्टे हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, 2.4 गुणे 0.5। 2.4 में गुणा हो रहा है 0.5 का, तो गुणा कर लीजिए। 2.4 गुणे 0.5 को कितना लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। अब 2.4 में भाग हो जाएगा 2 का, तो ये आ जाएगा 1.2। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए 1.2, 1.2 शून्य लिखा है तो शून्य बढ़ा दीजिए, ऑप्शन बा जो हो जाएगा। दशमलव के बाद कोई संख्या के पीछे आप कितना भी शून्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आसानी से आपने कर लिया। नहीं तो आप चाहें तो दशमलव का गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 चौक 20 के शून्य, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, और 2 स्थान पे दशमलव लगेगा तो 1.20 ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 73 है, 5x धन ब्रैकेट में 7x ऋण 3। अब देखिए किसी भी ब्रैकेट के सामने अगर धन लिखा है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो पद ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, ठीक, उनको ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए ब्रैकेट हटा के। अगर ब्रैकेट में कुछ प्रक्रिया हो रही होती, जैसे यहाँ पे 7x गुणे 3x लिखा होता तो हम पहले गुणा कर लेते हैं, ये 21x² हो जाता, तब ब्रैकेट खोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है, तो इस तरीके से ब्रैकेट खोल दिया। अब देखिए 5x धन 7x 12x हो जाएगा और -3 यही आपका उत्तर हो जाएगा। इससे आगे ये सॉल्व हो नहीं सकता। ऑप्शन सा में दिया गया है, ऑप्शन सा जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 74 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में वृहत कोण है। तो सबसे पहले आप बताइए वृहत कोण क्या होते हैं? वृहत कोण वह कोण होते हैं जिनका मान जो होता है 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा होता है। मतलब 180 से बड़ा होना चाहिए, तो 135 जो है वह तो 180 से छोटा है, 88 भी छोटा है, 180 बराबर है। अब 305 आप देखेंगे तो 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो यही आपका वृहत कोण है। ऑप्शन 7 305 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। 80 और 90 के बीच कौन सी संख्या आती है? 80 को छोड़ दीजिए, 81 आती है, 82 आता है, 83 आता है, 84, 85, 86, 87,
88, 89 और 90। 90 को भी छोड़ देंगे क्योंकि ये बीच की संख्याएं पूछ रहा है। अब देखिए 81 जो है आपका 3 से कट जाता है, ये भाज्य संख्या है। 82 2 से कट जाएगा। 83 को आप देखेंगे तो 83 जो है वह आपको किसी से भी कटता हुआ नहीं दिखेगा। 84 कट जाएगा, 85 कट जाएगा, 86 कट जाएगा। ठीक है, ये जैसे 2 से कटेगा, ये 5 से, ये भी 2 से। और 87 आप देखेंगे तो 3 से कटेगा, 88 2 से 4 से कटेगा। और 89 अगर आप देखते हैं तो 89 भी किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो दो संख्याएं आपको मिल रही हैं 83 और 89, जो कि ऑप्शन दा में दिया गया है। ये दो संख्याएं जो होंगी यह अभाज्य संख्याएं होंगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 76 है, 90 अंश के कोण को कहते हैं समकोण कहते हैं। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 क्या कह रहा है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। वृत्त ले लीजिए, वृत्त पे कहीं दो बिंदु ले लीजिए, ए बी, ये ले लिए, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका जीवा कहलाएगा। ठीक है, वृत्त के परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, यह आपका सी डी हो गया, ये भी जीवा हो गया। ठीक, बल्कि जो व्यास होता है आपका, मान लेते हैं ई और एफ पॉइंट, और यहाँ पे मान लेते हैं ओ, तो ये ई एफ जो केंद्र से होके जाता है जिसे व्यास कहते हैं, ये भी आपकी जीवा ही होती है और इसे वृत्त का सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बा जो हो जाएगा, वृत्त पे किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 78 है, निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है। 5 से कौन कौन सी संख्याएं करती हैं, जिनके इकाई के स्थान पे 0 या 5 आता है। तो इकाई का स्थान देखिए 3 है, 8 है, 1 है, 5 है। तो सिंपली आपने देखा यहाँ 5 है, तो ये संख्या जो है वह 5 से कटेगी और ये संख्याएं 5 से नहीं कटेंगी। ऑप्शन दा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 से देखना बहुत ही आसान है कि इकाई के स्थान पे 0 या 5 रहेगा तो पक्का है संख्या जो है 5 से कटेगी। इसके बाद देखिए 79 है, 15% का भिन्न रूप होगा। 15% को भिन्न रूप में बदलना है। ठीक है, मतलब इस रूप में आपको लिखना है। तो परसेंट चिन्ह देखिए, अब जब भिन्न रूप में बदलेंगे तो देखिए प्रतिशत वाला चिन्ह जो है वह गायब हो जा रहा है। ठीक, प्रतिशत चिन्ह कहीं भी हटाते हैं तो 100 से भाग करना होता है। ठीक है, प्रतिशत चिन्ह आप कहीं से भी हटा सकते हैं, बस आपको 100 से भाग करना होता है, या ये समझ लीजिए कि 1/100 से गुणा करना होता है। ये भी समझ लीजिए, ये भी मैं आपको बताता ही हूं। ठीक है, तो 100 से भाग करेंगे। अब देखिए ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, दोनों के इकाई के स्थान पे 0 है तो ये 3 बार में कटेगा। ये 2 और 0 20 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 3/20। ठीक है, तो 3/20 ऑप्शन आ में ही दिया गया है, 3/20 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त्य है। 9 का अपवर्त्य क्या होता है, 9 का अपवर्त्य मतलब क्या होता है, अपवर्त्य मतलब होता है गुणज। अपवर्त्य मतलब होता है गुणज, या इंग्लिश में बोले मल्टीपल। ठीक, अब किसी संख्या का गुणज मल्टीपल क्या होता है, उस संख्या में प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर दीजिए। 9 का गुणा आप कर दीजिए, किन में कर दीजिए, 1 में कर दीजिए, 2 में कर दीजिए, 3 में कर दीजिए, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। ये सब क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो गुणा जब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, 9 1 में करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 2 में करेंगे तो 18 प्राप्त होगा, 3 में करेंगे 27, 4 में करेंगे 36, 5 में करेंगे 45। इसी तरीके से ये संख्याएं जो हैं आपको प्राप्त होती रहेंगी। ठीक, तो इस तरीके से ये सभी जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं ये सब क्या कहलाएंगी, ये सब कहलाएंगी
9 का गुणज, मल्टीपल या अपवर्त्य कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 9, 18, 27, 36 कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन बा में लिखा गया है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा, 9 के जो अपवर्त्य हैं, गुणज जो है ये है। ठीक है, अगर केवल मान लेते हैं 18, 27, 36 भी लिखा होता तो सही होता। बस ऑप्शन में सारे जो हैं वह गुणज के ही होने चाहिए। ठीक है, कोई छूटा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपवर्त्य तो है ही। लेकिन जैसे यहाँ पे 18 दिया है, 18 के साथ 21 दे दिया, 21 जो है वह गुणज नहीं है, 25 दे दिया, 30 दे दिया, यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे भी 9 दिया है। जितने दिए हैं सब अपवर्त्य होंगे तभी वह ऑप्शन सही होगा। ठीक, समझ गए आप बात। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 81। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं। 30 और 40 के बीच देखिए 31 आता है, 32 आता है आपका, 33 आता है, 34 आता है, 35 आता है, 36 आता है, 37 आता है, 38 आता है, 39 आता है। ठीक, अब देखिए जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 है, ये तो वैसे ही 2 से ही कटने वाली संख्याएं हैं, तो ये तो अभाज्य होती ही नहीं है। ठीक, अब 31 के बारे में सोचिए, तो 31 जो है 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, तो ये किसी से नहीं कटता है। ठीक, तो ये आपका अभाज्य संख्या यहाँ पे आपको मिल गया 31। और इसके बाद 33 3 से कट जाएगा, 35 5 से कट जाएगा। 37 के बारे में सोचिए, तो 37 जो है, 37 भी आपको किसी से कटता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी ट्राई कर लीजिए, नहीं कट रहा है। 13 से भी नहीं कट रहा है। ये देखिए 3 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 अभाज्य संख्याएं आपको क्या मिल गई? 31 और 37। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल एक और खुद स्वयं से कटती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये 31 एक से कटेगा और खुद 31 से कटेगा। इसी तरीके से 37 एक से कटेगा या खुद 37 से कटेगा और किसी संख्या से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82 है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। इनका जो मासा है वह 12 है। ठीक, अब 12 है, मासा 12 दे दिया है। ठीक, मासा 12 दे दिया है, मतलब कि आपको महत्तम समापवर्तक दे दिया है। महत्तम समापवर्तक मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती हो। ठीक है, तो 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो 12 से आप देखिए कौन कौन यहाँ पे विभाजित हो रहा है, तो ना 10 होगा, ना 20, ना 30, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए 12 से यहाँ पे 12, 24, 36 तीनों होंगे और यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, तो महत्तम समापवर्तक का मतलब यही होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक के परिभाषा से ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसी 12 का उठा करके आप गुणा कर दीजिए 1:2:3 में, आपको मिल जाएगा 12 के नम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। यही सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 तरीका मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीकों से आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83 है। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? कितने बच्चे, फिर देखिए दोबारा पहले प्रतिशत बता दिया उत्तीर्ण का और फिर पूछ लिया कि कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो 30 का 80% बच्चा जो है वह उत्तीर्ण है। तो 30 का 80% यानी का मतलब होता है गुणा, और 80 और प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से गुणा कर देंगे। ये मैंने आपको बता रखा है। देखिए 0 से 2 शून्य अंश में था और 2 शून्य हर में था, कट गया, और 3 8 24। यहाँ पर देखिए 24 बच्चे जो हैं वह उत्तीर्ण है। ऑप्शन आ में बिल्कुल सही दिया गया है। 24 बच्चे जो है यहाँ पे वह उत्तीर्ण है परीक्षा में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है। 18% का भिन्न रूप होगा। 18 और प्रतिशत लिखा है,
तो 18 गुणे 1/100। अब 2 से काटिए, ये हो गया 50, ये हो गया 9। अंश में बचा है 9, नीचे है 50, 9/50। देखिए कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन दा में दिया गया है 9/50। ऑप्शन दा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही तेजी से, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग बढ़ते हुए समझते हुए चल रहे हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 85। कोई व्यक्ति अपने कुछ राशि अपने 2 लड़कों एवं लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा। देखिए कोई एक व्यक्ति है, अपनी कुछ राशि जो है वह अपने 2 लड़कों एवं लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, एक लड़की का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए यहाँ 2 लड़के हैं यह पता चल रहा है, और यहाँ लड़कियों लिखा है। ठीक, 2 लड़कों एवं लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में कितना होगा। अब यहाँ लड़कियों की संख्या पता नहीं चल पा रही है, तो लग रहा है कुछ प्रश्न में गड़बड़ है। एक बार प्रश्न हम दोबारा देख लेते हैं। 2021 में ही पूछा हुआ यह प्रश्न है, इस प्रश्न को हम कंफर्म करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में जो छूटा है, यहाँ पे 2 लड़कियां भी दी गई हैं। 2 लड़कियों में एक व्यक्ति है जो अपने कुछ राशि को, मान लेते हैं 100 रुपए को, 2 लड़कों और 2 लड़कियों में बांट रहा है। मतलब 4 हिस्से लगेंगे, मतलब 4 से भाग कर दीजिए। इसमें 4 से आप भाग कर दोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपए में, तो 25-25 रुपए जो हो जाएगा वह सबको मिल जाएगा। ये इस तरीके से आप समझते हैं। अब पूछ रहा है यहाँ पे, समझिए कि एक लड़की को हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा, तो एक लड़की को हिस्सा भिन्न के रूप में कितने के बराबर होगा। अब 25 रुपए अगर मिला है तो यह किसके बराबर है, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, पूरे हिस्से से। तो 25 से 100 को काटेंगे 4, 25 से 4, 1/4। ठीक है, ये तो आप समझते ही हैं। सीधा सीधा आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई चीज एक है उसका 4 हिस्सा हो रहा है, तो ये कितना होगा 1/4। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 1/4 हिस्सा जो है वह एक लड़की को मिलेगा। ऑप्शन सा यहाँ पे यह सही हो जाएगा। इस तरीके से समझिए कि ये एक गोला जो है यह पूरा धन है उस व्यक्ति का, और इसको 4 हिस्सों में बांटा जा रहा है। ठीक, 4 हिस्सों में इस तरीके से बांटा जा रहा है, तो ये एक हिस्सा कितना होगा, ये एक हिस्सा जो है वह वृत्त का 1/4 है। आपको पता है यही है 1/4। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 86 है। संख्या 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान है। अब 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिखेंगे और गुणे 5 देखिए कहाँ है, देखिए यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव के बाद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पे है, तो लिखिए 1/1 के आगे चौथे स्थान पे है तो 4 जीरो लग जाएगा। ये हो जाएगा 5/10,000। ठीक, 5/10,000 ऑप्शन बा में दिया गया है। यह ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 5/1000 है और ये 5000 है सीधे, और ये 5 है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका उत्तर वह हो जाएगा 5/10,000। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 87 है। संख्या 5 का अपवर्त है। 5 के अपवर्त क्या होंगे, मैंने आपको बताया, किसी भी संख्या के अपवर्त उस संख्या में आप प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर दीजिए, वह आपका अपवर्त दे देता है। ठीक, तो 5 में गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 1 में तो 5, 2 में करेंगे तो 10, 3 में करेंगे तो 15, इसी तरीके से 20, 25, 30 ये सब आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे 5 के अपवर्त में क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, और यहाँ ऑप्शंस में 5 दिख रहा है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा, संख्या 5 का अपवर्त खुद 5 भी होगा। ठीक है, हर एक संख्या अपनी खुद की गुणज होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 88 है। अंकों 1, 0, 9 और 5 का प्रयोग करके अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंक की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखिए
4 अंक आपको दिए गए हैं, 1, 0, 9 और 5, और बोल रहा है कि इन 4 अंकों से आप एक संख्या बनाइए जो बड़ी से बड़ी हो। बस आपको क्या करना है, किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी, मतलब किसी अंक को रिपीट नहीं करना है। तो देखिए 4 अंक हैं, तो 4 अंक की संख्या बनेगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 4 अंक बनेंगे। अब देखिए, अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो जो आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या है उसको बड़े स्थान पे रखना चाहिए। तो सबसे बड़ा स्थान क्या है, यहाँ पे 1000 वाला स्थान, और सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन सी है, 9 है, तो 9 को हमने रख दिया। इसके बाद देखिए 9 से फिर कौन सी बड़ी संख्या है, 5, तो सैकड़े के स्थान पे 5 रख देंगे। फिर देखिए कौन सी बड़ी संख्या बची हमारी, 1 बचा है, 1 रख दीजिए, और लास्ट संख्या जो बची है 0। ये हमारी जो हो जाएगी इन 4 संख्याओं से मिलके बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में आपको सही दिया गया है, ऑप्शन बा में आपको बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद देखिए संख्या 89 है, पदों x स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई में सजातीय पद हैं। मतलब कौन से ऐसे पद हैं जिसको आपस में जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए एक पद एक्स स्क्वायर वाई और दूसरा पद एक्स स्क्वायर वाई कहीं पे लिखा है, तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें इन्हीं चारों में से सेलेक्ट करना है। ठीक, अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये सजाती होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं मतलब है, हमको जो दोनों चर हैं वो देखने हैं और दोनों चरों की घात देखना है। यहाँ देखिए x की घात 2 है और y की घात 1 है, और यहाँ भी x की घात 2 है, y की घात 1 है, तो ये सजाती होंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर वाई है, x भी गायब है और y की घात भी अलग है, तो ये सजाती नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे और एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। एक बार मैं सीरीज से मिला लेता हूं, आपका सीरीज में क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ में दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तीसरा दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई स्क्वायर वाई, और बाद दिया गया है माइनस एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, तो ये भी सजाती है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस जो हैं वह सही मिल रहे हैं, ये 2 जो हैं वह सजाती पद हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वही आप सही लगा दीजिए, ऑप्शन बा ही सही लगा दीजिए यहाँ पे, लेकिन सजाती ये भी है। ठीक, तो सजाती विजाती आप जानते ही हो, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई दोनों हैं, मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये आप समझ गए कि यहाँ पे आपको सजातीय विजातीय पद भी देख लेना है, देखना आप समझ गए। अब यहाँ पे आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं और अब इसके बाद हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब बहुविकल्पी में सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं तो यस लिख करके कमेंट कर दीजिए, और कहीं भी पूरे बहुविकल्पी में पूरे 89 क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर दीजिए। हम लोग बाद में एक क्लास में अलग से डिस्कस कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में भी आप डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद इस क्लास को आपको लाइक कर देना है, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कॉलेज का ग्रुप, सभी में आप शेयर कर दीजिए, ताकि देखिए कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से आप तैयारी कर पा रहे हैं। और इसी तरीके से सभी विषयों का जो है आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी विषयों को पढ़ाया गया, सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर है, बैक नहीं लगने देना है आपको। सभी के पास सभी क्लासेस को शेयर करिए और इसी तरीके से अच्छे से सभी तक
क्लासेस को पहुंचाइए। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक दिया गया है, आप पढ़िए अच्छे से, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। लगातार ऐसे ही नीचे चैनल पे क्लिक करिए, चैनल पे विजिट करके देखिए, सभी क्लासेस आपको मिलेंगी। और अगर आप कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, वहां पे आपको सभी पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे और अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत,